देखिए हम देख रहे थे फजान्स रूल के बारे में। तो फजान रूल देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, फजान्स रूल। फजान्स रूल एक्चुअली क्या बोलता है, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है इन आयनिक कंपाउंड। यदि कोई आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं होता है, और कोई का कोवैलेंट कंपाउंड है तो 100% कोवैलेंट नहीं करता होता है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है कौन सा, फजान्स रूल। ठीक है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, यही फजान रूल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए एक कटायन है। ठीक है, एक कटायन है और एक एनायन है। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि कटायन के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन अट्रैक्शन को फोर्स, उनके अट्रैक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पोल का जनरेशन होगा। ठीक है ना। और इस फेनोमेना को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है ना। पोलराइजेशन में एक्चुअल क्या होगा कि एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन के तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं द अट्रैक्शन ऑफ, द अट्रैक्शन ऑफ, अट्रैक्शन ऑफ, अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन, अट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन of electron cloud of electron cloud of anion of anion towards cation, towards cation is called, is called polarization। ठीक है ना। एनायन के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन यदि कटायन की तरफ हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, कटायन के तरफ अट्रैक्ट होगा तो कटायन के जो पावर होगा ये उसके जो होगा उसको हम पावर जो होगा, जो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और एनायन जिस फेनोमेना के थ्रू उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है ना। तो एनायन के लिए हम पोलराइजिबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, और कटायन के लिए पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों जो है, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी, कैसे समझेंगे, क्या होगा, कब होगा, कितना होगा। ठीक है ना। कब इफेक्टिवली होगा, हम कैसे समझेंगे इसको। ठीक है ना। तो देखते हैं, स्मॉल कटायन बिगर एनायन, bigger anion and high charge, and high charge on
कटायन और एनायन, कटायन और एनायन फॉर्म बेटर बेटर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या मतलब हुआ कि यदि कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो कटायन के यदि हम बात करें, कटायन के लिए तो इसके जो साइज होने चाहिए, इसके जो साइज होने चाहिए, लिखा हूं मैं कैसा, स्मॉल साइज होने चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, ठीक है ना। और एनायन के लिए बात करूं तो कैसे होने चाहिए, लार्जर साइज होने चाहिए। एनायन के लिए कैसा होना चाहिए, लार्जर साइज होना चाहिए। यदि मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज, चार्ज तो एनायन और कटायन दोनों के लिए चार्ज कैसे होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए। कटायन के लिए भी चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और एनायन के लिए भी चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा फिनोमेना है तो फिर हम बोलेंगे क्या कि कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें क्या है, ज़्यादा है। और यही फजाल्स रूल भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कंपेयर कंपेयर पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑप्शन मैं बात करूं, लिथियम, Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है और यहाँ पे Cs प्लस, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लिथियम से सीजियम के तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। लिथियम से सीजियम के तरफ जा रहे हैं। तो हमें पूछा हुआ है कि पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। देखिए पोलराइजिंग पावर किसके लिए होता है, कटायन के लिए, और ये कटायन दिया हुआ है, वेरी गुड। तो कटायन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल, और चार्ज कैसी होनी चाहिए, हाई। तो Li प्लस में भी +1 चार्ज है, Cs प्लस में भी +1 चार्ज है, मतलब चार्ज तो सेम है। तो फिर क्या देखेंगे, साइज। तो जिसका साइज, कटायन के लिए साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस की बात करेंगे तो लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ेंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा साइज होगा Cs प्लस आयन का और उसका साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, B+2 है, Mg+2 है, Ca+2 है, Sr+2 है और यहाँ पे Ba+2 है। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल का हम बात कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, साइज बढ़ेगा। कटायन पे तो चार्ज तो सेम सेम है, साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर जो होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए भी पोलराइजिंग पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में सर ऐसा क्वेश्चन हो कि अलग अलग चार्ज हो, जैसे Li प्लस है, B+2 है और Al+3 है, चार्ज सबके अलग अलग है। फिर इनके लिए पोलराइजिंग पावर का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कटायन के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, हाई। यदि हाई चार्ज है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो Al+3 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, उससे कम होगा B+2 और उससे कम होगा क्या हो जाएगा, Li+ का हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका ऑर्डर है, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है। ये हो गया हमारा पोलराइजिंग पावर का। अब हम देखते हैं एनायन के लिए जिसकी क्या बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है ना।
तो एक और क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कंपेयर पोलराइजिबिलिटी, कंपेयर पोलराइजिबिलिटी। फर्स्ट F माइनस Cl माइनस Br माइनस और यहाँ पे I माइनस, मतलब F माइनस से हम I माइनस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। जब F माइनस से I माइनस की तरफ हम मूव करते हैं, A एनायन है तो एनायन के लिए हम क्या बात करेंगे, पोलराइजिबिलिटी की, और एनायन के लिए चार्ज हाई होना चाहिए और साइज कैसा भी होना, वो भी हाई लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए एनायन है, सब पे सेम चार्ज है तो जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो आई माइनस का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा, और आई माइनस के साइज बड़ा होगा तो हम जब फ्लोरीन से आई माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। O-2 है ऑक्सीजन फैमिली में, O-2 से हम आते हैं T-2 तक। जब O-2 से T-2 तक आते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एनायन के लिए साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। N-3 है, O-2 है और F माइनस है। इसके लिए यदि हम पोलराइजिबिलिटी की बात करें तो मैंने क्या बोला कि यदि चार्ज की बात करते हैं अलग अलग हो और साइज हम नहीं आइडेंटिफाई करते, सबसे पहले डोमिनेटिंग तो चार्ज ही होता है। तो चार्ज यदि डिफरेंट है तो चार्ज से ही जाएंगे। जिसका चार्ज ज़्यादा, एनायन के लिए जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो N-3 इज ग्रेटर देन N-3 is greater than O-2 and O-2 is greater than F माइनस। दिस इज ऑर्डर ऑफ पोलराइजिबिलिटी, ठीक है ना। तो ऐसे हम आसान क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर करने के लिए, कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर, कंपेयर कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है। अब आपको पता है कोवैलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे। एक फर्स्ट एग्जांपल, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और यहाँ पे लास्ट में BaCl2, ठीक है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्लोराइड से, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम देखिए, एनायन पे चार्ज सेम है, कटायन पे भी चार्ज सेम है, ठीक है ना। एनायन का चार्ज सेम है तो फिर साइज का तो कोई बात ही नहीं आती है। कटायन की बात करते हैं तो कटायन पे भी चार्ज क्या है, सेम है। अब कटायन पे चार्ज सेम है तो फिर हम क्या जाएंगे, कटायन के साइज की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे Be+2 है और यहाँ पे Ba+2 है। टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ते हैं तो सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और जितना साइज इंक्रीज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा, और पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब हम BeCl2 से BaCl2 की तरफ आएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है। NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं इनके कोवैलेंट कैरेक्टर की। अब
Cl क्लोराइड है, सब पे -1 चार्ज है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। तो कटायन के लिए यदि हम बात करें तो जिसका हाईयर चार्ज होगा उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि चार्ज सबके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। जिसका चार्ज ज़्यादा कटायन एनायन उसको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन साइज़ की बात करते हैं तो एनायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए और कटायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे छोटा साइज़ की बात, चार्ज की बात करते हैं, चार्ज Al पे +3 चार्ज है, सबसे ज़्यादा है और +3 चार्ज है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। LiF है, NaF लिथियम का हैलाइड्स है, LiF से Li तक है। अब इसमें देखिए कटायन सेम है तो हम किसकी बात करेंगे एनायन की बात करेंगे, ठीक है ना। एनायन पे क्या हो जाएगा F- हो जाएगा, I- हो जाएगा। तो F- है, I- दोनों पे माइनस चार्ज है, चार्ज भी की अमाउंट भी सेम है। तो हम क्या बात करेंगे साइज की। एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिबिलिटी भी इंक्रीज होगा और पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब LiF से Li तक हम बढ़ते हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है क्या होता है एक्चुअली, ठीक है ना। CuCl है, CuCl है और NaCl है, CuCl है और NaCl है। इसमें हमें देखना है पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिबिलिटी की बात करें या पोलराइजिंग पावर की बात करें, पोलराइजिंग या कोवैलेंट कैरेक्टर की, सबका मतलब सेम है, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे देखें Cu+ की बात कर यदि हम करें CuCl में और NaCl में Cl- सेम है तो हम किसकी बात करेंगे कटायन की। कटायन यहाँ पे क्या होगा Cu+ होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na+ होगा, ठीक है ना। यदि मैं इनके लिए पोलराइजिंग कटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा Cu+ इज ग्रेटर देन Na+। अब ऐसा क्यों होता है Cu+ इज ग्रेटर देन Na+। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। पोलराइजिंग पावर ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन is greater than inert gas configuration, ठीक है ना। अब ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो यदि इनर्ट गैस है और इसके साथ D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस है और D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको बोलते हैं हम सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और यदि सिर्फ इनर्ट गैस है मतलब कि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो इनर्ट गैस ही होगा तो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है ज़्यादा होती है। अब कैसे, तो देखिए Cu+ की बात करें एटॉमिक नंबर 29 और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा आर्गन और 3D10, आर्गन 3D10। तो ये इनर्ट गैस और D10। तो यदि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और वहीं यदि हम Na+ की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 10 और 10 के लिए जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ आ जाएगा Ne। और ये क्या है नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ
CuCl इज ग्रेटर देन NaCl। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। और स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का मतलब आपको पता है कि इनर्ट गैस होगा और D10 कन्फिग्रेशन होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल क्या होता है, क्या है। तो हम लिखते हैं हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं Ag2S is less soluble than Ag2O because covalent character of Ag2S is greater than Ag2O। ठीक है ना, इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है। सेकंड, FeOH whole thrice is less soluble than FeOH whole twice because covalent character of FeOH whole thrice is greater than FeOH whole twice। Covalent character of FeOH whole thrice is greater than FeOH whole twice। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, यदि मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड इज लेस देन आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। इनका हम ऑर्डर भी मतलब ऐसा जनरली ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर and inversely proportional to covalent character। मतलब क्या मतलब, जितना आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और जितना कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो इस तरीके से हम रिलेशन को निकाल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है ना। जैसे अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, BeCl2 BeCl2
BeCl2 से BaCl2 के तरफ जाते हैं। एनायन सेम है, चार्ज सेम है, कटायन भी सेम है, कटायन पे चार्ज सेम है। साइज की बात करेंगे तो जिसका साइज ज़्यादा होगा कटायन के लिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब Be+2 तक उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मतलब जब हम बेरिलियम से बेरियम के तरफ बढ़ेंगे, इंक्रीज मूव करेंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी TS। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर में, कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड की कम होगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कोवैलेंट, आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और कोवैलेंट कंपाउंड का कम होगा। यदि एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं इसके थर्मल स्टेबिलिटी की, तो कार्बोनेट है अल्कली मेटल का, लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, रुबिडियम कार्बोनेट है और सीजियम कार्बोनेट है। टॉप टू बॉटम हम कार्बोनेट के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एनायन सेम है, कटायन अलग अलग है, तो कटायन पे चार्ज सेम है, साइज देखेंगे तो जिसका साइज छोटा होगा, जिस कटायन का साइज छोटा होगा उसको कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब लिथियम का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब हम जब लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है ना कि अल्कली मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं, कार्बोनेट जो होते हैं, इनको हीट करने के बाद उसका ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस मिलता है, CO2 गैस मिलता है। लेकिन बाकी के कार्बोनेट को हीट करने के बाद रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यदि हम बात करें एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट, हैलाइड ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के हैलाइड्स कौन से होंगे, BF2, BeCl2, BeBr2, BeI2। इनकी यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, BF2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू BeCl2, एज कम्पेयर टू BeBr2 एंड कम्पेयर टू B। एक किससे एक्सप्लेन होता है, तो ये फजान्स रूल से।
ठीक है ना। ये फजांस रूल से एक्सप्लेन होता है कि बेरिलियम के जो फ्लोराइड्स के ऑर्डर होंगे सॉल्बिटी का कुछ इस तरीके से होंगे। सेकेंड, हैलाइड्स ऑफ Ag, सिल्वर, हैलाइड ऑफ Ag। हैलाइड ऑफ Ag की बात करें तो क्या हो जाएगा, AgF, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है ना। तो इसमें AgF का सबसे ज़्यादा होता है सॉल्बिलिटी, और ये एक्सप्लेन होता है अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। फजांस रूल से एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट, थर्ड, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। देखिए, लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3। इनकी सॉल्बिलिटी की बात करूं तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो सबसे कम होता है लिथियम का, और सबसे ज़्यादा होता है सीजियम का, सबसे ज़्यादा सीजियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लोराइड्स, alkaline earth metal fluorides and oxalates ठीक। ऐसे MgF2 का सबसे कम होता है, CaF2 का उससे ज़्यादा होता है, SrF2 का उससे ज़्यादा होता है, और BaF2 का उससे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है BF2 का सॉल्बिलिटी, ठीक है ना। अब इन्हीं ऑक्सिलेट की बात करें तो सेम ऑर्डर होता है, MgC2O4, MgC2O4 लेस देन CaC2O4 लेस देन SrC2O4 लेस देन BaC2O4 लेस देन BeC2O4। ये आपकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस है, और ये कैसे एक्सप्लेन होते हैं तो फजांस रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट टोटल फजांस रूल है, उसका एप्लीकेशन है और उसके एक्सेप्शंस है, ठीक है।